नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ग्लेशियर के कारण आई आपदा में अब तक 36 लोगों के शव बरामद हुए हैं। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली के आपदाग्रस्त सैनी और तपोवन क्षेत्र की स्थिति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान रावत ने हालत को लेकर कहा कि सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। देखिए, वो झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषि गंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है, तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नजर आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज भी वहाँ पर टीम जा रही है, वैज्ञानिकों की भी टीम जा रही है और कुछ प्रयास हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर उनको ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो एयरफोर्स उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास उसके लिए देखना होगा कि हमारे पास उसके ट्रेंड लोग हैं कि नहीं है। तो उसके लिए कहा गया कि भाई ट्रेंड लोग हमारे पास हैं, तो उनको वहाँ पर ड्रॉप करके और 3-4 घंटे वहाँ पर पूरा उसका अध्ययन करके और फिर रिपोर्ट सरकार को देंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के पदमपुर में किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि नए कृषि कानून लागू हुए तो 40% धंधा 2 लोगों के हाथ में चला जाएगा। राहुल ने कहा कि पहला कृषि कानून मंडी को मारने के लिए, जबकि दूसरा कृषि कानून जमाखोरी शुरू करने और तीसरा कानून किसानों की अदालत में जाने को हक को खत्म करता है। इससे पहले हनुमानगढ़ के पीली बग्गा में 3 कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। और इसमें हिंदुस्तान के 40% लोग भागीदार। ये हिंदुस्तान के 40% लोगों का बिजनेस है। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग भारत माता को, इस पवित्र देश को भोजन देते हैं। कोई खेत में काम करता है तो कोई मंडी में, कोई अनाज को, फल को, सब्जी को दुकान में बेचता है, छोटी सी दुकान में, तो कोई रेडी पट्टी वाला शहरों में बेचते हैं। तो ये जो धंधा है, ये 40% हिंदुस्तान की जनता का धंधा है। वहीं आम बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आम बजट की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, लेकिन सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटा दिया है। सरकार संवेदनशील होने का दावा करती है, लेकिन सरकार ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटा दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कथनी और करनी में फर्क है। सिर्फ ये फर्क आम बजट तक ही नहीं है, बल्कि पिछले 7 सालों से ये सरकार यही कर रही है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कथनी और करनी में इस सरकार के बड़ा अंतर रहा है और ये बजट भी उस कथनी और करनी के अंतर को चरितार्थ करता है। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का। वहीं राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आम बजट पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बोला कि आम बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह आम बजट देश की संपत्ति को बेचने वाला बजट है, देश को नीलाम करने वाला बजट है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो संपत्ति बनाता है वो सपूत होता है और जो संपत्ति बेचता है वो कपूत होता है। ये सरकार कपूत सरकार है। मान्यवर, मैं अपनी बात अदम गोंडवी जी की लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे।
और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है। वहीं चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका अगले सप्ताह तक झारखंड हाईकोर्ट ने टाल दी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों से कस्टडी की अवधि के सत्यापित आदेश की प्रति कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। लालू की ओर से जिस अवधि को कस्टडी में रहने का दावा किया जा रहा है उसका सीबीआई विरोध कर रही है, इसलिए अदालत ने उस अवधि के संबंधित निचली अदालत से आदेश की प्रति कोर्ट में सोमवार तक जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार तक निर्धारित की है। फाइनली जो है सीबीआई वाले ने लास्ट में बोला कि हमको भी कुछ ऑर्डर शीट फाइल करना है। उस पर जैसा बोले कि भाई आपको तो 2 हफ्ता का टाइम मिला हुआ था। उसके बाद उन लोग का रिपीटेडली रिक्वेस्ट हुआ, उसी में कोर्ट ने उनको 1 हफ्ता अगले शुक्रवार के लिए रखा है और कहा कि सोमवार तक जो है जो भी आपको ऑर्डर शीट फाइल करना है वो कर दीजिए। बार बार जो है समय मांगा जा रहा है। अब क्या कीजिएगा, सीबीआई इसमें बाहर निकलने का है, तब सीबीआई वाले लोग जितना दिन खींच सके जिससे। वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि आम बजट में किसानों की आय दोगुनी करने के और सभी वर्गों के कल्याण और देश के विनिर्माण का गढ़ बनाने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे इसमें आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिलेगी, साथ ही भारत की बढ़ते आशा दिखती है। ठाकुर ने शुक्रवार को राज्यसभा में 2021-22 के बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत और मजबूत भारत की आशा दिखती है। देश में पहली बार बजट में पूंजीगत व्यय में अब तक की सबसे अधिक 34% बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सबसे अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लेकर आई है। माननीय सभापति जी, इस बजट में आशा दिखती है एक नए भारत की, सशक्त भारत की, आत्मनिर्भर भारत की। आई सी अ होप फॉर अ न्यू इंडिया, स्ट्रॉन्गर इंडिया एंड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। इट विल सेट अस ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। और सर, इसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो 34.5% वृद्धि की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा किया जाएगा। सर, मुझसे जब विपक्ष के नेताओं में मनोज जी कह रहे थे कि आम बजट या खास बजट, सर मैं यही कहना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने सबसे ज़्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां कोहरे का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि घने कोहरे की वजह से 3 अलग अलग जगहों से दुर्घटना की खबर सामने आई है। पहली घटना में 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई है, जबकि दूसरी घटना में डीसीएम पलटने से चालक घायल हो गया है। वहीं तीसरी घटना में बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। यह पूरा मामला तरिया सुजान थाना क्षेत्र के NH 28 का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको कुशीनगर से दे रहे हैं, जहां कोहरे का लगातार कहर जारी है। कोहरे की वजह से 3 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, पहले हादसे में 2 ट्रकों में आपसी भिड़ंत हो गई है, जिसकी वजह से 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं दूसरी दुर्घटना में डीसीएम पलटने की वजह से चालक घायल हो गया है। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी। वहीं अलीगढ़ में दबंगों ने दिव्यांग के साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि गोंडा थाना इलाके के पिपली गांव के रहने वाले एक दिव्यांग युवक पर पड़ोसियों ने चाकू से वार कर दिया और दिव्यांग पर की बेरहमी से पिटाई की। वहीं इस घटना में दिव्यांग युवक को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही घायल दिव्यांग को इलाज के लिए मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दिव्यांग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ये कल की घटना है, जिसमें थाना गोंडा क्षेत्र में एक दिव्यांगजन के साथ मारपीट की सूचना पुलिस को मिली थी।
और उनकी तहरीर के आधार पे उनका तुरंत ही मेडिकल कराया और 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है जिसमें FIR लिख ली गई है और उनमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। वहीं बड़ी खबर अमेठी से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में बड़ा जनसैलाब उभरा। आपको बता दें कि तिलोरी विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में यह स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां लोगों ने फूल मालाओं से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। बड़ी जानकारी हम आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में बड़ा जनसैलाब उभरा। आपको बता दें कि तिलोरी विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में यह स्वागत समारोह आयोजित किया गया। लोगों ने फूल माला से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं छिंदवाड़ा में इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना शामिल हुए। दरअसल छिंदवाड़ा में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल मैच में समापन पर पुरस्कार वितरण समारोह में सांसद नकुलनाथ के आमंत्रण पर सुरेश रैना वहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। वहीं मंच से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा कि अगली बार जब आऊंगा तो बॉलिंग भी करूंगा और बैटिंग भी। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने जिन बच्चों को प्रोत्साहन मिला खेलने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल से शुक्रगुजार हूं उन बच्चों के लिए जो इतना अच्छे यंग डायनेमिक नेता हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उनके बीच में रह के उनको सपोर्ट करना, आई थिंक इट्स ग्रेट ट्रेंड। और मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे मैचेस होना तो बहुत अच्छी बात है। लोगों का जोश देखा तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आप जोश देखिए ग्राउंड पे 10-15 हज़ार बच्चे आए और जिसमें लड़कियां भी थी, बच्चे भी थे, बेटियां भी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अगले साल दोबारा आएंगे और ये कब बरकरार रहेगा तो कोशिश करेंगे खेलने में आएंगे। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने वहीं इस वक्त की बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां DRDO साइंटिस्ट को बचाने वाली टीम को 5 लाख का इनाम एडिशनल SP ने दिया है। DCP ने दिया है। आपको बता दें कि रणविजय सिंह ने टीम को लीड किया था। वहीं टीम के 21 पुलिसकर्मियों को 5 लाख का पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि कमिश्नरेट की एक टीम के 21 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि बीते सितंबर एक साइंटिस्ट का अपहरण हुआ था। टीम ने साइंटिस्ट को सकुशल बरामद किया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको गौतम बुद्ध नगर से दे रहे हैं, जहां DRDO साइंटिस्ट को बचाने वाली टीम को 5 लाख रुपए का एडिशनल DCP ने ये आज शासन की तरफ से 5 लाख रुपए का एक पुरस्कार कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की टीम को दिया गया है। सितंबर माह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त साइंटिस्ट का अपहरण हुआ था और उस संपूर्ण घटना को चंद घंटों में कमिश्नरेट की एक टीम ने 21 लोगों की टीम, जिसको एडिशनल DCP रणविजय हेड कर रहे थे, उसके द्वारा अनावरण किया गया था। और न केवल साइंटिस्ट को सकुशल बरामद कर लिया गया था, उनको सकुशल ले आए थे और उसके पीछे जो अपराधी थे उन सभी को गिरफ्तार भी किया गया था। ये आज शासन। वहीं गोरखपुर में स्पाइस जेट एयरवेज के टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से खफा गोरखपुर के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास ने कैंट थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि विधायक का कहना है कि स्पाइस जेट एयरवेज के एक निजी संस्था टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से एक रिजर्वेशन बुक किया गया था और जब वे टिकट लेकर बोर्डिंग के लिए पहुंचे तो पता चला कि उन्होंने स्पाइस जेट को पैसा ही नहीं दिया है, जिसके चलते विधायक को दूसरा टिकट लेना पड़ा। वहीं विधायक ने टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ गोरखपुर के कैंट थाना में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। इन लोगों ने ट्रैवलुक कंपनी ने मुझसे 9955 रुपया दिल्ली से गोरखपुर आने का 2 व्यक्तियों का ले लिया और फिर उस पैसे को स्पाइस जेट में जमा नहीं किया
फल ये हुआ कि मेरे लिए सीट आरक्षित नहीं थी, और जब इस धोखाधड़ी की मुझे जानकारी हुई तो मुझे दोबारा अलग से पैसा दे करके आरक्षण कराना पड़ा। माननीय विधायक नगर जी ने एक स्पाइस जस्ट से टिकट बुक कराया था, इनका टिकट भी बुक हो गया, नहीं हुआ, और साथ में पैसे भी कट गए। इन्होंने काफ़ी बार कंपनी से रिक्वेस्ट की पैसा वापस करने की, पैसा वापस नहीं हुआ इनका। उसी संदर्भ में इन्होंने कंप्लेंट कराई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी और विवेचना में जो भी दोषी या जो भी प्रकाश में आएगा उसके आधार पर ही अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन लोगों ने ट्रेवलुक वहीं इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां बिलारी में किसानों की महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में नरेश टिकैत ने शिरकत की है। वहीं गन्ना समिति में हुई किसानों की महापंचायत पर महापंचायत स्थल पर ट्रैक्टर से पहुंचे किसानों ने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें, पंचायत को देखते हुए भारी फोर्स लगाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको मुरादाबाद से दे रहे हैं, जहां बिलारी में किसानों की महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में नरेश टिकैत ने शिरकत की। वहीं गन्ना समिति में ये महापंचायत आयोजित की गई है। आपको बता दें कि महापंचायत स्थल पर भारी मात्रा में किसान ट्रैक्टर से पहुंचे हैं। वहीं महापंचायत को देखते हुए भारी फोर्स तैनात की गई थी। वहीं कासगंज जनपद के थाना सिडपुरा क्षेत्र कली नदी के जंगल में शातिर बदमाशों ने दरोगा और सिपाही पर जानलेवा हमला कर सिपाही की निर्मम हत्या कर दी। वहीं दरोगा अशोक कुमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल एक और आरोपी को सियोड़ी जंगल एटा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि आरोपी शातिर बदमाश मोती धीमर का दाहिना हाथ है, जिसने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। साथ ही पुलिस ने मामले से घटना में प्रयुक्त नुकीला हथियार, भाला और लाठी भी बरामद कर लिया है। घटनाक्रम हुआ था, आप लोग को पता है कि नगला धीमर गांव में ही मैं खड़ा हूं। यहां पे लगातार पुलिस की काउंटिंग चल रही है, क्योंकि आपको जानकारी है कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे अशोक, उनको घायल कर दिया गया था वांछित अभियुक्तों की तलाश में, और एक हमारे जो कांस्टेबल देवेंद्र थे वो शहीद हो गए वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान। पुलिस ने इस पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया था। आज हमारे सब इंस्पेक्टर की स्थिति में सुधार हुआ तो उन्होंने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें एक आरोपी जो कि मुख्य आरोपी मोती सिंह का दाहिना हाथ है और उसके अवैध कारोबार शराब में लिप्त है, तथा अन्य सारी गतिविधियां उसको। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने एटीएम क्लोन बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं आरोपियों से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और नकद भी बरामद किया है। आपको बता दें, एटीएम में माइक्रो कैमरे समेत क्लोनिंग यंत्रों को भी जब्त किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में गैंग ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं नोएडा से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और नकद भी बरामद किया है। एक एटीएम क्लोनिंग करने वाले गैंग के बारे में, इसमें थाने पे एक विशेष टीम गठित कर ये वर्कआउट करने के लिए प्रयास किया गया था। इसमें ये जांच के दौरान हमको एक क्लोनिंग करने टीम को हम लोग गिरफ्तारी किया है। इसमें मुलजिमों का नाम फिरोज और सचिन है। ये लोग से कब्जे से एक लैपटॉप और ये उपकरण इसमें यूज़ होता है वो बरामद किया गया है, और इसके अलावा लगभग 2.5 लाख पैसा भी।
वहीं कन्नौज में खेत की रखवाली करने गए एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह खेत में शव देखकर मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। जानकारी पाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल तालग्राम क्षेत्र के बमरौली गांव में गुरुवार रात एक किसान अपने खेत पर गेहूं के फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर ही बनी एक कोठरी में लेटा हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार सुबह व्यक्ति के बेटे ने मौके पर पहुंचकर शव देखा और आनन फानन में परिजनों और पुलिस को जानकारी दी। आपको बता दें कि पुलिस ईंट से सिर कुचलकर हत्या किए जाने की बात कह रही है, जिसके बाद इस मामले में जांच में जुट गई है। जो जान हम तो यहाँ नते नहीं, ये मारे तो सुनना नहीं है, यहाँ मारे तो सुनना नहीं। ये यहाँ करते क्या थे? ऐसे तड़पे हुए हैं, बाहर नहीं दाब के मारो है। नहीं, यहाँ क्या करते थे? कछु नहीं है, आए थे अपने पता थे इन्हें खेत लगा। हाँ, खेत मारे जो गेहूँ वाले चलिए जाओ सारे पाचर खाए, जगह गेहूँ सब खाए नहीं है, खाया काफी बाद क्या तो ना जानी जग मेरे ज्यादा आदमी खा लिया। कितने बच्चा है? बच्चा कितने हैं? अभी शादी करते नहीं आती। जनपद कन्नौज के थाना तालग्राम क्षेत्र के बमरौली गांव में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिला है, जिसके संबंध में परिजनों को आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों की आशंकाओं के मद्देनजर मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भेज दिया गया है। इस शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को इस दौरान कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं पुलिस कप्तान और अपर पुलिस अधीक्षक ने भी टीका लगवाया। आपको बता दें कि एसपी ने आम जनता से कोरोना टीका लगवाने की अपील की है। साथ ही कोरोना टीका लगवाने के बाद कर्मचारियों को कार्ड भी दिया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको उन्नाव से दे रहे हैं, जहां कोरोना वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस विभाग के कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगवाया गया। साथ ही पुलिस कप्तान और अपर पुलिस अधीक्षक ने भी कोरोना का टीका लगवाया। वहीं एसपी ने आम जनता से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। आपको बता दें कि कोरोना टीका लगवाने के बाद कर्मचारियों को कार्ड भी दिया जा रहा है। आज मेरे द्वारा यहाँ पे पुलिस लाइन में जो है कोविड का वैक्सीनेशन कराया गया। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है। और सभी लोग, सभी पुलिसकर्मी और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर अपना वैक्सीनेशन कराएं और अपने आप को सुरक्षित करें। वहीं सिविल सेवा, नीट और जेईई, सीडीएस और एनडीए जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह दिखाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभ्युदय योजना को लेकर प्रदेश के युवाओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। आपको बता दें कि अभ्युदय को लेकर प्रतियोगी छात्राओं की उम्मीदों को इस बात से समझा जा सकता है कि अभ्युदय पोर्टल की शुरुआत से 20 घंटे के अंदर 97,000 से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने अपना पंजीयन कराया है। प्रदेश की नौजवान प्रतिभा कुशल प्रतिस्पर्धी यही कारण है, लेकिन भारतीय और राज्य स्तर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का युवा अग्रणी स्थान प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाता रहा है। और चाहे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा दी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा हो अथवा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो तथा राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाएं या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग एवं पुलिस सेवा आदि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं। लेकिन इन परीक्षाओं की तैयारी हेतु युवाओं को घर से या प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश होते हुए देखा गया है। यूपीएससी की परीक्षा के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। राज्य स्तरीय सिविल सेवा के सेवाओं के लिए प्रयागराज या राज्य के अन्य शहरों और मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए भी तमाम देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर उन्हें जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में युवा मेधावसरों से वंचित रह जाते हैं, जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर है। यही नहीं, बाहर जाकर उन्हें तमाम तरह की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। उसे देख के मन काफी व्यथित हुआ।
इसलिए मेरे मन में विचार आया कि इन बच्चों को उनके मंडल और जिला मुख्यालय पर प्रदेश और देश की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज उपलब्ध कराकर गाइडेंस प्रदान किया जाए तो हमारे युवाओं को ऐसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा और वे निश्चिंत होकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी मलावा में कैबिनेट कृषि मंत्री कमल पटेल नर्मदा परिक्रमा पहुंचे हैं। सिवनी मालवा में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने भी कृषि मंत्री का स्वागत किया। फसल के पंजीयन को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द किसानों की फसल का पंजीयन कराया जाएगा। कृषि कानून के बारे में उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसान हित में है, पर विरोधी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। विरोध सिर्फ पंजाब में हो रहा है, बाकी पूरे देश के किसान इस कृषि कानून से खुश हैं। वहीं उज्जैन में बीजेपी विधायकों का अभ्यास शिविर आयोजित हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के पदाधिकारियों सहित विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी उज्जैन पहुंच चुके हैं। वहीं शहर पहुंचने के बाद सभी लोगों को हरि फाटक इंदौर रोड बाईपास स्थित होटलों में ठहराया गया है, जहां से अलग अलग समय में विधायक, मंत्रियों ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। आपको बता दें कि होटल से महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए पुलिस और प्रशासन ने वीआईपी व्यवस्था की थी। साथ ही हरि फाटक चौराहे पर बैरिकेडिंग कर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। वहीं वीआईपी मूवमेंट के दौरान वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहीं उज्जैन में बीजेपी ने प्रदेश के विधायकों को 2 दिन प्रशिक्षण शिविर दोपहर 12 बजे से शुरू किया है, जिसमें पहले हरि फाटक इंदौर रोड स्थित होटल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया। वहीं इस दौरान शिविर में प्रदेश के बीजेपी विधायक, सरकार के मंत्री सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शिविर का उद्घाटन सुबह निर्धारित समय 11 बजे होना था, लेकिन मुख्यमंत्री चौहान का हेलीकॉप्टर कुछ समय देरी से उज्जैन पहुंचा। वहीं हेलीपैड पर उनका स्वागत सांसद फिरोजिया नगर अध्यक्ष आदि नेताओं ने किया। आपको बता दें कि प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने बताया कि शिविर के कुल 7 सत्र होंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल होंगे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से है, जहां डीएम ने कोरोना का टीका लगवाया है। आपको बता दें कि डीएम ने जनता से टीका लगवाने की अपील भी की है। साथ ही डीएम ने अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है और कहा है कि जो भी अफवाह फैलाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको रामपुर से दे रहे हैं, जहां डीएम ने टीका लगवाया है। साथ ही डीएम ने जनता से भी टीका लगवाने की अपील की है। डीएम ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की भी इस दौरान बात कही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।